अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैकेट द कश्यप पे। तो आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है KGS 71st बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2 पार्ट 2 वीडियो। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने टेस्ट 2 की पार्ट 1 वीडियो अभी तक देख ली होगी। ये हमारा क्या है, टेस्ट 2 का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले सवाल से। पिछले वीडियो में हमने 25 तक क्वेश्चन कवर किया था, तो आज हम लोग 26 से शुरू करेंगे। 26 में कह रहा है कि हाल ही में जापान के सबसे बड़े और सबसे व्यापक अनुसंधान संस्थान ने सैटमा के राकेन में वाको कैंपस में कौन सा क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है रेमई। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि जापान के अग्रणी शोध संस्थान ने हाल ही में सैटेमा में राइकेन के वाको परिसर में क्वांटिनम के रेमी क्वांटम कंप्यूटर की सफल स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, यह एक 20 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है जिसे फुगाकू में सहजता से एकीकृत किया गया है, जो दुनिया का छठा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी है। इस हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन से कंप्यूटेशनल क्षमताओं में क्या होगी? वृद्धि होने की उम्मीद है। आपको याद क्या रखना है इसमें? आपको याद रखना है ये किसने किया है? जापान ने किया है। जापान का ये क्वांटम कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? रेमई है। ठीक है ना। और जो बहुत ज़रूरी बात है आपके लिए कि यह एक 20 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है। कितनी क्यूबिट है? 20 क्यूबिट। तो ये तीन चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको आप लोग याद कर लेना, हाईलाइट कर लेना। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, 27 का क्वेश्चन। देखिए, तुम्हारा 27 का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा 27 का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिनबैक्स अभ्यास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हाल ही में चर्चा में रहा जो ये हमारा सिनबैक्स अभ्यास था ना, ये किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आतंकवाद निरोधक अभियान से। ठीक है ना, आतंकवाद निरोधक अभियान से ये संबंधित है। आइए हम लोग चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सिनबैक्स नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जो भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच किया गया था। ठीक है, तो सिनबैक्स किनके बीच हुआ था? भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच हुआ था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों, जिसे हम लोग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कहते हैं, के लिए युद्धाभ्यास करना था, जो कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र का जो हमारा चार्टर है उसके अध्याय 7 के अंतर्गत आता है। और सिनबैक्स किसके बीच हुआ था? ये आपको याद रखना होगा, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच हुआ था। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे, 28 का क्वेश्चन। देखिए, 28 में कह रहा है किसी व्यक्ति को अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का मन कर गया है कि वो अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का जो है आधा होना चाहिए। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी व्यक्ति के पूरे शरीर को प्रतिबिंबित करने के लिए समतल दर्पण को उसकी ऊंचाई का कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम आधा होना चाहिए। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी लाइन में है कि पूरे शरीर का अगर आपको प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? समतल दर्पण का जो है उसकी ऊंचाई जो है कम से कम आधा होना चाहिए आपके पूरे हाइट की। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति के ऊपर और नीचे से क्या होता है? प्रकाश किरणें समान आपतन और परावर्तन कोणों पर दर्पण तक पहुँचती है। चूंकि दर्पण ऊपरी और निचले शरीर दोनों को सममित रूप से दर्शाता है, इसलिए आधी ऊंचाई का दर्पण प्रभावी रूप से पूरे शरीर की छवि को क्या करता है? कैप्चर कर लेता है, जिसके लिए लंबे दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल 29 पे। देखिए, 29 का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण का अनुप्रयोग है। इसमें से कौन सा है जो अवतल दर्पण का अनुप्रयोग है, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो हमारा पहला जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, दंत परीक्षण में हम लोग अवतल दर्पण नहीं यूज़ करते हैं। दूसरे में जो सेविंग दर्पण है ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा तीसरा जो है सर्च लाइट, ये भी बिल्कुल सही है। सर्च लाइट में भी हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का यूज़ होता है। लेकिन कारों में जो रियर व्यू दिया हुआ है ना, ये गलत है। ठीक है ना, इसमें अवतल दर्पण यूज़ नहीं होता। लेकिन सौर कुकर, जिसको हम लोग सोलर कुकर कहते हैं, इसमें भी अवतल दर्पण का यूज़ होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5, यानी कि सी, केवल 1, 2, 3 और 5। 4 नहीं होगा, इसे याद रखिएगा, 4 नहीं होगा। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है 29 का कि दंत प्रशिक्षण यानी कि दंत चिकित्सक प्रकाश को केंद्रित करने और दांतों का बड़ा दृश्य प्रदान करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दंत प्रशिक्षण में किसका यूज़ होता है? तो अवतल दर्पण का यूज़ होता है, इसको याद रखिएगा। सेविंग मिरर चेहरे के करीब रखे जाने पर वे बड़ा और सीधा चित्र बनाता है। तो सेविंग मिरर के में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट, अवतल दर्पण प्रकाश को एक शक्तिशाली निर्देशित किरण में केंद्रित करता है। तो इसके लिए किसका यूज़ करते हैं? सर्च लाइट में ही हम लोग किसका यूज़ होता है? तो अवतल दर्पण का यूज़ होता है।
सोलर कुकर जो हो गया ये सूर्य के प्रकाश को एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित करते हैं, जिससे खाना पकाने के लिए उसमें ऊर्जा बढ़ती है। तो सोलर कुकर में भी किसका यूज़ होता है? अवतल दर्पण का यूज़ होता है। और कारों में पीछे देखने वाला जो दर्पण है अवतल दर्पण नहीं होते हैं, वे आमतौर पर क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं, क्योंकि वे व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है ना, आप देखोगे उसमें लिखा होता है जब रियर मिरर देखोगे कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर लुक क्लोजर देन दे अपीयर, तो उसमें किसका यूज़ हो रहा है? उसमें उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 30 का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 30 का क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा कि फुगाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, किसके संबंध में? फुगाकू के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है इसका नाम माउंट फूजी के नाम पर रखा गया है। तो ये जो फुगाकू है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट फूजी के नाम पर रखा गया है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो ARM आर्किटेक्चर पर आधारित होने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद रखिएगा। फुगाकू के बारे में बताया जा रहा है, इसका नाम जो था माउंट फूजी के नाम पर रखा गया और यह पहला सुपर कंप्यूटर था जो ARM आर्किटेक्चर पर आधारित होने के साथ साथ दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा 30 का? सी, 1 और 2 दोनों। 30 का सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए हम लोग इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 का सी है, एक कथन एक सही है। फुगाकू विकास 2014 में के कंप्यूटर के उत्तराधिकारी के रूप में शुरू हुआ था और इसे आधिकारिक तौर पर 2020 में लॉन्च किया गया। यह नाम माउंट फूजी के लिए एक वैकल्पिक शीर्षक से प्रेरित है और सिस्टम को राइकेन और फुजित्सु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इस सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखिएगा राइकेन और फुजित्सु के द्वारा इसको विकसित किया गया था। देखिए फुगाकू ARM आधारित A64FX प्रोसेसर का उपयोग करता है। इसे टॉप 500 सूची में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में स्थान दिया गया है। तो टॉप 500 यानी कि 500 की जो टॉप सूची है उसमें जो सबसे ऊपर है कौन है? तो फुगाकू ARM है, याद रखिएगा। यह ARM आर्किटेक्चर पर आधारित पहला सुपर कंप्यूटर था। ये जो था ARM पर आधारित पहला सुपर कंप्यूटर था जिसने यह उपलब्धि हासिल की, जो उच्च प्रदर्शन और कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 31 का क्वेश्चन पे। देखिए 31 का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के GSAT-N2 जिसे GSAT-20 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के लिए SpaceX द्वारा किस रॉकेट का उपयोग किया गया? ठीक है ना, तो इसके लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया आप यह बता दोगे। इसका आंसर हो जाएगा फैल्कन 9 रॉकेट का। किसका? SpaceX का जो फैल्कन 9 रॉकेट है उसी के द्वारा हमने GSAT-N2 या फिर GSAT-20 को भेजा है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। देखिए तो भारत ने एलन मस्क की कंपनी SpaceX के साथ पहली बार सहयोग किया है और जिसके तहत GSAT-N2 या फिर GSAT-20 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक फैल्कन 9, जी हाँ SpaceX का बहुत ही फेमस रॉकेट है, क्या नाम है इसका? फैल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया है। यह उपग्रह देश भर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने और फ्लाइट के दौरान इंटरनेट सुविधा, जी हाँ इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। तो ये जो हमारा GSAT-N2 है ना, आप ये भी याद रखो इसका काम क्या होगा। तो ये क्या करेगा? देश भर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और फ्लाइट के दौरान इंटरनेट सुविधा को क्या करेगा? कनेक्टिविटी देगा, हमारे इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 32 का क्वेश्चन पे। देखिए 32 का क्वेश्चन कह रहा है कि जूस मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ऊपर में से कौन सा कथन गलत है? मैंने बताना जब गलत बोल दे तो आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला दिया हुआ है यह बृहस्पति ग्रह और उसके सबसे बड़े चंद्रमा के अन्वेषण हेतु एक जापानी मिशन है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, आपसे पूछा गया तो आपने बता दिया कि भाई ये तो गलत है। नेक्स्ट है यह अंतरिक्ष यान के उपकरण और कण पुर्जों की आपूर्ति हेतु जाक्सा और SpaceX का एक सहयोगात्मक प्रयास है। ये भी गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? 1 और 2 दोनों गलत है। 32 का सी हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, 1 और 2 दोनों गलत है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें साफ होंगी। देखिए कथन एक गलत है, यहाँ पे दिया है आपको कथन एक गलत है क्योंकि यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का बृहस्पति बर्फीले चंद्रमा एक्सप्लोरर जूस बृहस्पति के लिए पहला मिशन है। किसका है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, जापान का नहीं था ये, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। मिशन को बृहस्पति पर डाटा एकत्र करने में कम से कम 3 साल बिताने के लिए डिजाइन किया। तो ये बृहस्पति पर कितने साल रहेंगे? कम से कम 3 साल वहाँ पे रहेंगे और ग्रह के 3 बर्फीले चंद्रमाओं का निरीक्षण करेगा, जो कौन कौन है? गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। तो बृहस्पति की जो 3 चंद्रमा है, ठीक है ना, बर्फीले चंद्रमा है, कौन कौन है?
गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। आप याद रखो, इस तीनों का नाम याद रखो, आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये तीनों किसके चंद्रमा, तो ये भी याद रखना, ये लोग जो हैं बृहस्पति के चंद्रमा हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा। कथन 2 गलत क्यों हुआ कि नासा जूस मिशन पर ईएसए के साथ, यानी कि ईएसए किसके लिए, यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए लिखा गया है, के साथ सहयोग कर रहा है। तो कौन सहयोग कर रहा है, नासा सहयोग कर रहा है। प्रमुख स्पेस एक्स नहीं कर रहा, नासा कर रहा है। प्रमुख उपकरणों और घटकों की आपूर्ति कर रहा है। इसमें फ्रेंच गुयाना में यूरोप के स्पेस पोर्ट से एरियन 5 रॉकेट पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तो इसको कौन से रॉकेट से, याद रखिएगा रॉकेट एरियन 5, क्या नाम है, एरियन 5 रॉकेट से इसको भेजा गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का क्वेश्चन। देखिए अब इसमें आपको क्या करना है, मिलाना। इस तरह के क्वेश्चन ने 68 69 बीपीएससी में ही पूछा गया था, उसी लिए क्वेश्चन बनाया गया। देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही करके उत्तर का चयन करना है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन हमको बनाना है। देखिए इसमें कह रहा है पहला कि ड्रैगन टू किसका मिशन था। ड्रैगन 2 जो है ना, ये स्पेस एक्स का मिशन था। ड्रैगन 2 किसका मिशन था, स्पेस एक्स, याद रखिएगा ड्रैगन 2 स्पेस एक्स का मिशन है। तियांगोंग 1 किसका, आपको नाम से समझ में आ जाएगा भाई, ये चाइना का मिशन है। किसका, चाइना का। तो तियांगोंग 1 किसका, ये सब जो अजीब से नाम है चाइना के ही होते हैं, ठीक है। तो तियांगोंग 1 मिशन जो है ये चाइना का था, ठीक है ना। ड्रैगन मैंने क्या बताया, ड्रैगन जो है स्पेस एक्स का मिशन है। और वॉयेजर 2 जो मिशन है ये किसका है, तो ये जो है नासा का मिशन है। वॉयेजर 2 किसका है, नासा का मिशन है। और होप मार्स मिशन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का है। किसका है, संयुक्त अरब अमीरात का। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए 4123, याद रखिएगा। चलते हैं हमारे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको इतनी सी चीज़ें बता दी गई हैं कि ड्रैगन 2 जो है स्पेस एक्स का, मैंने आपको बताया था। तियांगोंग जो है चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का है। वॉयेजर याद रखिएगा नासा का है, वॉयेजर किसका है, नासा का। और होप मार्स मिशन जो है यूएई का है। किसका है, यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स का है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे 34। अब देखिए 34 में क्या कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें से सही कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले पढ़ना क्या दिया हुआ है इसमें। पहला दिया हुआ है, यदि कोई व्यक्ति पानी की बाल्टी में रखी पेंसिल को देखता है तो पेंसिल अपनी वास्तविक स्थिति की तुलना में अधिक निकट दिखाई देती है। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। किसके बारे में, अपवर्तन के बारे में जो दिया हुआ है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट है, यदि पानी के अंदर कोई व्यक्ति पानी की सतह से ऊपर स्थित किसी सिक्के को देखता है तो उसे वह सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति की सतह से अधिक ऊपर दिखाई देता है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो अपवर्तन के बारे में दिए हुए थे ना, बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो याद कर लेना, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आपसे क्या पूछा था, आपसे सही पूछा था, है ना। तो ध्यान रखना, सही पूछा था तो आपने सही बता दिया, 1 और 2 दोनों सही। आइए हम लोग इसके एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है, कथन 1 सही है। जब प्रकाश पानी सघन माध्यम से हवा जो कि कम सघन माध्यम है, पानी क्या है, ज़्यादा सघन माध्यम है, और हवा जो है ये कम सघन माध्यम है, तो यह सामान्य से दूर झुक जाता है। तो ये सामान्य से क्या होता है, नॉर्मल से दूर झुक जाता है। पर्यवेक्षक का मस्तिष्क मानता है कि यह प्रकाश सीधे यात्रा करता है। पर्यवेक्षक इसलिए लिखा है जो देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं तो उनका ब्रेन क्या कहता है, यह प्रकाश सीधे यात्रा करता है। इसलिए पेंसिल की छवि अपनी वास्तविक स्थिति की तुलना में पानी में क्या होती है, हम लोग को ज़्यादा नज़दीक दिखाई देती है ना, की सतह से करीब बनती है। इसलिए पेंसिल उठी हुई और करीब दिखाई देती है, यानी कि नज़दीक दिखाई देती है। कथन 2 कहता है, जब प्रकाश वायु जो कि कम सघन है और पानी जो कि ज़्यादा सघन है तो यह समान से की ओर झुक जाता है, क्या ना, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं। तो सतह के ऊपर एक सिक्के को देखने वाले पानी के नीचे के पर्यवेक्षक के लिए सिक्के से प्रकाश किरणें पानी में प्रवेश करते ही समान की ओर मुड़ जाती है। पर्यवेक्षक का मस्तिष्क इन किरणों को एक सीधी रेखा में पीछे की ओर ट्रेस करता है, जिससे सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति की तुलना में सतह से ऊपर दिखाई देने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको बिल्कुल कॉमन सा फैक्ट है रिफ्लेक्शन का, इसको याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 35 पे। देखिए 35 का क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से किया गया संचार रेडियो तरंगों के व्यवधान से मुक्त होता है। ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्टिकल फाइबर से जो भी संचार किया जाता है ना, ये रेडियो तरंगों के इनमें जो व्यवधान आते हैं उससे बिल्कुल फ्री रहता है। और ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये भी बिल्कुल सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, याद रखिएगा। तो ऑप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR पे काम करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। जी हाँ, एक इसका सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए हम लोग देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन।
देखिए 35, सॉरी मैंने 31 बोल दिया, 35। देखिए कथन एक सही है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश संकेतों का उपयोग करके डेटा संचारित करते हैं जो रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI या विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI से प्रभावित नहीं होते हैं। यह ऑप्टिकल फाइबर संचार को रेडियो तरंगों या फिर विद्युत शोर के कारण होने वाले व्यवधानों से मुक्त बनाता है। तांबे आधारित प्रणालियों के विपरीत, तांबे आधारित प्रणाली क्या होती है, ये सब उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना हमारा, ये सब इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर एक केंद्रीय भाग कोर के माध्यम से प्रकाश भेजकर काम करता है, जिससे इसके चारों ओर बाहरी परत, जिसको क्लैडिंग की तुलना में उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है। जब प्रकाश केंद्रीय भाग और बाहरी परत के बीच एक सीमा पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर टकराता है तो यह कुल आंतरिक परावर्तन से गुजरता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बस आप ये याद रखो, बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर ना इसी बेसिस पे काम ही करता है, जिससे प्रकाश न्यूनतम नुकसान के साथ लंबी दूरी की यात्रा करता है। जिससे प्रकाश का क्या होता है, बहुत कम क्षय होता है, न्यूनतम नुकसान होता है और यह लंबी दूरी तक क्या होता है, ट्रैवल कर पाता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 36 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो हमारा 36 नंबर का सवाल कह रहा है कि परम सिद्धि AI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। तो आपको सही वाला बताना है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए हम लोग करते हैं। पहला दिया हुआ ये, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC के द्वारा विकसित किया गया सबसे तीव्र क्वांटम कंप्यूटर है। देखिए भाई साहब, ये क्वांटम कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपको दिया हुआ है ना क्वांटम कंप्यूटर, ये गलत है। ये जो किया तो CDEC नहीं है, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट जो बात है कि इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताओं का उपयोग करके औषधि अनुसंधान, जलवायु मॉडलिंग और प्राकृतिक भाषा संसाधन जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को गति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये जो बात है ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ हमारा दूसरा वाला, ये बिल्कुल सही है। पहला वाला गलत है क्योंकि यह किया तो CDEC नहीं, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केवल 2। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए कथन एक गलत है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत CDEC में विकसित परम सिद्धि AI एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग और AI सुपर कंप्यूटर है ये, जिसे भारत भर में क्लाउड आधारित AI और HPC अवसंरचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप का समर्थन करता है। यह एक क्या है, क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। क्या है, ये एक जो है क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। यही हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ था, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। इसे डिज़ाइन तो CDEC नहीं किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि परम सिद्धि AI एक प्रमुख उद्देश्य दवा की खोज, मौसम और जलवायु पूर्वानुमान, जीनोमिक्स, शिक्षा और NLP में AI संचालित समाधानों में सक्षम करना, जो इसके वास्तविक दुनिया के अनुसंधान में प्रयोग को क्या करेगा, ये दर्शाता है। चलते हैं हमारे अगले सवाल। 37 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 37 का क्वेश्चन। तो 37 का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया, जहां AI में निष्पक्ष डेटा सेट के महत्व पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो कहां पर AI एक्शन समिट का आयोजन किया गया है और AI में निष्पक्ष डेटा सेट के महत्व पर जोर दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है D, पेरिस में, फ्रांस पेरिस में किया गया। कहाँ पे, पेरिस में किया गया। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो हाल ही में AI एक्शन समिट 10 और 11 फरवरी 2025 को पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया है। शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के नेतृत्व ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रमुख विषयों पर क्या की, चर्चा की और एक साथ आए। इसमें AI को नैतिक, भरोसेमंद और समावेशी बनाने के लिए निष्पक्ष डेटा सेट का उपयोग करने का महत्व भी शामिल है। क्या करना है उसमें, तो उन्होंने बोला है कि AI को हम लोग क्या बनाएंगे, नैतिक बनाएंगे, भरोसेमंद और समावेशी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे निष्पक्ष जो डेटा सेट का उपयोग करने का महत्व भी शामिल किया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 38 का क्वेश्चन। अब देखिए 38 क्या हमारा क्या कह रहा है कि फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है। किसका पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है, फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है। इसका हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड, जी हाँ D। 38 का आंसर क्या हो जाएगा D। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड एक मीट्रिक है जिसका उपयोग कंप्यूटर के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है, जो प्रोसेसर द्वारा 1 सेकंड में निष्पादित की जा सकने वाली फ्लोटिंग पॉइंट अंकगणितीय गणनाओं की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट जो है ये अंकगणित कंप्यूटर में वास्तविक संख्याओं को फ्लोटिंग पॉइंट अभ्यादन कर किए गए कंप्यूटेशन का संदर्भित करता है। ठीक है, तो आप याद रखो कि फ्लोटिंग पॉइंट का आपके लिए मेनली आप ये याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस प्रति सेकंड, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉप्स का। चलते हैं हमारे अगले सवाल 39 पे। देखिए 39 क्या कह रहा है हमारा,
वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल के दौरान कपड़ों से पानी निकालने के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक सिद्धांत क्या है? देखिए, वॉशिंग मशीन का जो आपसे पूछ रहा है ना कि वो जो मशीन से कपड़े निकालते हैं, मतलब पानी निकाल रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन की जो स्पिन है वो साइकिल के दौरान यानी कि जो चक्कर लगा रहे हैं कपड़ों से पानी निकालने के लिए उत्तरदायी उनकी मुख्य भौतिक सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा केंद्र पछाड़ी बल। कौन सा हो जाएगा? केंद्र पछाड़ी बल। ठीक है, चलते हम लोग इसकी हिंदी मीडियम में यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, ये अगेंस्ट द सेंटर लगता है। ठीक है ना, सेंटर से दूर जो लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल, और सेंटर की तरफ जो लगता है उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, वॉशिंग मशीन केंद्र पछाड़ी बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्पिन साइकिल के दौरान मशीन का ड्रम तेज गति से घुमाता है, जिससे गीले कपड़े घूमते हुए ड्रम की दीवार की ओर बाहर की ओर धकेले जाते हैं। यह केंद्र पछाड़ी बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कपड़ों के पानी को बाहर की ओर धकेलता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रम में मौजूद छेदों, जिसको परफोरेशंस कहते हैं, के माध्यम से ये पानी क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यह घूमने की प्रक्रिया कपड़े से पानी को अलग कर देती है, जिससे कपड़े क्या होते हैं? काफ़ी हद तक सूख जाते हैं। इसलिए वॉशिंग मशीन के संचालन में मुख्य रूप से केंद्र पछाड़ी बल ही कार्य करता है। ठीक है, तो आप याद रखना, वॉशिंग मशीन के जो संचालन में मुख्य रूप से कौन काम करता है? केंद्र पछाड़ी बल ही कार्य करता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 40 का क्वेश्चन पे। देखिए, 40 क्वेश्चन है, कण भौतिकी और सामान्य सापेक्षता के मानक मॉडल में कितने विशिष्ट मौलिक बलों को मान्यता दी गई है? तो कण भौतिकी और सामान्य सापेक्षता के मानक मॉडल में कितने विशिष्ट मौलिकों को बलों की मान्यता दी गई है? आंसर बताइए इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 बलों को। कितनों? तो 4 बलों को, विशिष्ट मौलिक बलों को मान्यता दी गई है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, भौतिकी में प्रकृति में 4 मूलभूत बल जो पदार्थ और ऊर्जा के बीच सभी अंतःक्रियाओं को सबसे बुनियादी स्तर पर नियंत्रित करते हैं, ये बल हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल यह सबसे कमजोर बल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। आपको लगेगा कि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये तो सबसे मजबूत बल होता है, नहीं, यह सबसे कमजोर बल है। लेकिन इसकी सीमा कितनी अनंत है? लेकिन इसकी सीमा बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, है तो ये कमजोर, लेकिन इसकी सीमा जो है वो क्या है? बहुत ही अनंत है। ठीक है, नेक्स्ट, लप्पू से सचिन की नई सीमा, ये दूसरी सीमा है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय बल। तो आवेशित कणों के बीच का बल यह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, और इसकी सीमा क्या है? अनंत है। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है ये आवेशित कणों के बीच का बल है, और यह विद्युत और चुंबकीय प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, और इसकी सीमा क्या है? अनंत है। इसकी भी सीमा अनंत है, सचिन वाली नहीं। नेक्स्ट, मजबूत परमाणु बल। तो यह बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करते हुए परमाणु के नाभिक को एक साथ रखता है, यह सबसे क्या है? मजबूत बल है। यह जो बल है सबसे मजबूत बल है, लेकिन इसकी सीमा क्या है? बहुत कम है। इसकी सीमा क्या है? बहुत कम है। नेक्स्ट आइए, कमजोर परमाणु बल। तो रेडियोधर्मी क्षय और परमाणु संलयन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा बल? तो कमजोर परमाणु बल जो होता है हमारा रेडियोधर्मी क्षय और परमाणु संलयन के लिए जिम्मेदार होता है। यह विद्युत चुंबकीय और मजबूत परमाणु बलों से कमजोर होता है, और इसकी सीमा भी क्या है? इसकी भी सीमा कम होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 41 पे। देखिए, तो हमारा 41 का सवाल कह रहा है कि हाल ही में आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया है जिसका नाम है, तो एक मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है ना, MLM है। तो इसका क्या नाम रखा गया? किसने इसको बनाया है? तो ये बना है आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने। देखिए, इसका नाम जो है ना EVO2 नाम है इसका। क्या नाम है इसका? नाम याद रखिएगा, EVO2। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। देखिए, आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने EVO2 नामक एक मशीन लर्निंग मॉडल विकसित किया है। तो याद रखिए, किसने किया है? आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने किया है। नाम क्या है? EVO2 है। क्या है EVO2? एक मशीन लर्निंग मॉडल विकसित है ये, ठीक है ना, मशीन लर्निंग मॉडल है ये, ठीक है ना। इसे विकसित किया किसने? तो आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने। देखिए, इसमें 1 लाख से अधिक प्रजातियों के DNA पर प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस पर क्या होगा? 1 लाख से अधिक जो हमारी प्रजातियां हैं उनके DNA पर प्रशिक्षित किया जाएगा। यह मॉडल निम्नलिखित कार्यों में सक्षम है। देखिए, ये किन किन कार्यों में सक्षम है, आइए हम लोग देखते हैं। यह विभिन्न जीवों में जीन पैटर्न को तेजी से पहचान लेगा, ठीक है ना। मानव जीन में रोग उत्पन्न करने वाले म्यूटेशन को पहचान लेगा ये, ठीक है। तो हमारे मानव जीन में जो हमारे ह्यूमन जीन है, इसमें जो म्यूटेशन कर लेते हैं उसमें भी क्या करेगा? इसको ये पहचान लेगा और नए जीनोम डिज़ाइन करना, ठीक है ना। ये नए जीनोम भी डिज़ाइन कर लेगा, चाहे वो साधारण बैक्टीरिया हो जितने ही लंबे क्यों ना हो, चाहे वो साधारण बैक्टीरिया जितने लंबे ही क्यों ना हो। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, यह मॉडल जीनोमिक्स और बायो इंजीनियरिंग में एक क्रांतिकारी उपलब्धि मानी जा रही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बोला जा रहा है, ये जो हमारा EVO2 है, यह मॉडल जीनोमिक्स और बायो इंजीनियरिंग में एक क्रांतिकारी उपलब्धि हो सकती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 42 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए।
42 का क्वेश्चन है कि हाल ही में ओसिलॉट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो ओसिलॉट चिप जो है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है आपसे पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेजॉन के द्वारा। किसके द्वारा, अमेजॉन के द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए अमेजॉन वेब सर्विसेज AWS ने ओसिलॉट नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित किया है जो मौजूदा तरीके से तुलना में क्वांटम त्रुटि सुधार की लागत को 90% तक कम कर सकती है। इसे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट द्वारा टेक्नोलॉजी के AWS सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटर की टीम द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा कहाँ किया गया है, तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के AWS सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटर की टीम द्वारा इसे विकसित किया गया है। जिसका उद्देश्य क्या, देखिए इसका उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए आज की प्रणालियों की क्षमता से परे जटिल समस्याओं को निपटने के लिए दोष सहिष्णु यानी कि फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या है कि आज की प्रणालियों की क्षमता से परे जटिल समस्याओं से निपटने के लिए, जी हाँ, जो जटिल समस्या है उसके लिए एक फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, किसने किया है, अमेजॉन वेब सर्विसेज ने किया है। याद रखिएगा इसको, नाम क्या है, ओसिलॉट, या नाम है इसका, क्या नाम है, ओसिलॉट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 43 का क्वेश्चन। देखिए 43 का क्वेश्चन कह रहा है कि एज कंप्यूटिंग की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। देखिए एज कंप्यूटिंग की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको क्या करना है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए हमारा कह रहा है कम विलंबता वाले एप्लीकेशन, तो एज कंप्यूटिंग के बारे में जो ये बात है बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये कम विलंबता वाले एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है कंटेंट को तीव्र गति से उपलब्ध कराना, ये भी बिल्कुल सही है। विलम्ब लगेगा मतलब क्या है, कम विलम्ब कर रहे हैं यानी कि वो जल्दी कर रहे हैं तो तीव्र गति से उपलब्ध करा रहे हैं। नेक्स्ट है व्यवसाय और ग्राहकों के लिए त्वरित जानकारी। त्वरित जानकारी देख रहे हैं ना, तो ये सब आप देखो, अगर आपको नहीं भी आता बना लोगे, कम विलम्ब वाला सही है, तीव्र गति सही हो जाएगा, त्वरित जानकारी मतलब सब क्या है, जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये सब जल्दी जल्दी वाला है। ठीक है, तो एज कंप्यूटिंग की विशेषता के संबंध में ये तीनों कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 2 और 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। आइए हम इसकी एक्सपेंशन पढ़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है एज कंप्यूटिंग एक वितरित कंप्यूटर मॉडल है जो प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन को उस स्थान के करीब लाता है जहां महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे फिर से सुनिए, एज कंप्यूटिंग एक वितरित कंप्यूटिंग मॉडल है जो कि प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन को उस स्थान के करीब लाता है जहाँ पे महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न होता है, जैसे कि क्लाउड सर्वर या ऑन साइट डाटा सेंटर। यह मॉडल स्थान सचेत यानी कि लोकेशन अवेयर होता है और टोपोलॉजी निर्भर यानी कि टोपोलॉजी पे डिपेंडेंट होता है। एज कंप्यूटिंग की विशेषताएं क्या क्या है, देखिए विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह वास्तविक समय कम विलंबता वाले अनुप्रयोगों का समर्थन करता है, यानी कि क्या है, रियल टाइम और कम टाइम ले रहे हो, ठीक है ना, उसको अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। नवीनतम सामग्री की तीव्र डिलीवरी को सक्षम बनाता है, क्या करता है, तो नवीनतम जो सामग्री है ना उसकी तीव्र डिलीवरी को ये सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय और ग्राहकों दोनों के लिए तत्काल जानकारी प्रदान करता है, तो व्यवसायों के लिए भी और ग्राहकों के लिए दोनों के लिए क्या करता है, ये तत्काल जानकारी प्रदान करता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 44 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसमें से आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। जी हाँ बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंप्यूटर की भाषाएं हैं, आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो गो है ये तो भाषा है कंप्यूटर की, ठीक है ना। मैटलैब यानी कि मतलब जो है ये भी आप मतलब पढ़ लो या फिर मैटलैब पढ़ लो, ठीक है ना, दोनों भाषाएं हैं। ये जो रस्ट कह रहा है ये भी कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है ना। HTML जो है ये नहीं है, ठीक है ना, HTML नहीं होगा, लेकिन कोबोल जो है ये भाषा है, ठीक है। तो इसको याद रखना, 1, 2, 3 एंड 5 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है यहाँ पे 44 का आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5। आप लोग उसकी एक्सपेंशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए 44 का बी हो गया ना, मैंने बताया था ना आपको। देखिए यहाँ पे गो और गोलैंग, गो एक उच्च स्तरीय समान प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए याद रखिएगा, गो और गोलैंग किसे विकसित किया है, गूगल ने विकसित किया है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैटलैब, ठीक है, या मतलब कह लीजिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा और वातावरण है जिसका मुख्य उपयोग संख्यात्मक संगणक है यानी कि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करता है। डेटा का विश्लेषण करना हो या फिर एल्गोरिथमिक विकास करना हो उसमें इसका यूज होता है मैटलैब का। नेक्स्ट है रस्ट, रस्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है। रस्ट भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सभी को विश्वसनीय और कुशल सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम करता है। इससे क्या होता है, इससे जो विश्वसनीय और कुशल सॉफ्टवेयर बनते हैं, ठीक है ना, बहुत ही हाईली इनेबल्ड सॉफ्टवेयर बनते हैं। कोबोल क्या है, तो कोबोल एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। कोबोल भी क्या है, एक बहुत ही हाईली क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो व्यापारिक और वित्तीय अनुप्रयोगों में होता है। इसका कोबोल का जो मुख्य उपयोग होता है व्यापारिक और वित्तीय अनुप्रयोग में होता है। HTML क्या है, देखिए HTML कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बल्कि एक मार्कअप भाषा है जिसका उपयोग वेब पर सामग्री को संचरित स्ट्रक्चर प्रेजेंट करने के लिए। तो HTML ना कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है बल्कि क्या है, एक मार्कअप भाषा, इसीलिए HTML हमारा गलत था,
ठीक है, याद हो गया ये। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 45 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 45 का क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करने पर यदि वायुमंडल घर्षण या अन्य बाह्य प्रभाव न हो तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बचने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक वेग कितना होगा। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए किसी वस्तु के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक गति, ठीक है, जिसे पलायन वेग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये समझ लो कि पलायन वेग क्या होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने के लिए, ठीक है ना, अगर आपको अर्थ ग्रेविटेशन से बचना है तो किसी वस्तु के लिए जो आवश्यक न्यूनतम प्रारंभिक गति होती है, जिसको हम लोग पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं, के रूप में जाना जाता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कुछ मैथ नहीं करना आपको इसके लिए, बस आपको ये याद रखना है। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह गति पृथ्वी की सतह से लंबवत ऊपर की ओर प्रक्षेपित किसी वस्तु को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को दूर करने और बिना किसी अतिरिक्त प्रणोदन के अनंत तक पहुंचने की अनुमति देती है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यह जो गति है पृथ्वी की सतह से लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है ना, प्रक्षेपित किसी वस्तु को ग्रह के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण को दूर करने और बिना किसी अतिरिक्त प्रणोदन के अनंत तक पहुंचाने की अनुमति देती है, बशर्ते शर्त क्या है कि कोई वायुमंडलीय खिंचाव या अन्य बाहरी प्रभाव ना हो वहाँ पर। ठीक है, तभी होगा ये। नेक्स्ट है पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी के बारे में, कि केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, तो केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पे और त्रिज्या पर निर्भर करता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। यह वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। इसका अर्थ है कि एक छोटा प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्टाइल हो या फिर एक विशाल रॉकेट, दोनों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बाहर जाने के लिए एक समान प्रारंभिक वेग की आवश्यकता होगी। तो कहा भी एक छोटा सा प्रोजेक्टाइल हो या फिर कोई बहुत बड़ा रॉकेट हो, दोनों को सेम एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण छोड़ने के लिए, बशर्ते उन पर कोई अन्य बल हस्तक्षेप ना हो, कोई अन्य बल न लग रहा हो। यह मान सैद्धांतिक रूप से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से व्युत्पन्न किया गया है, जिसमें वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है, और उसे पार करने वाली गुरुत्वाकर्षण स्थिति एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच संतुलन होता है। ठीक है, तो किसके बीच बैलेंस बनाता है ये, तो काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच बैलेंस होता है, इसीलिए ये कहा गया है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, 46 का क्वेश्चन। देखिए 46 का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। बहुत कंफ्यूज होते होगे आप अदिश सदिश में, ठीक है ना, याद कर लो भाई। निम्न में से कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये ठीक है ना, नहीं, आपसे नहीं वाला पूछा गया ना। देखिए इसमें से कौन सा राशि नहीं है, तो ये तीनों नहीं है, तो 2, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। है कौन, तो संवेग जो है ये क्या है, ये सदिश है। ये जो है क्या, संवेग जो है ये सदिश है, याद रखिएगा क्या है, ये सदिश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, संवेग क्या है, सदिश है। बाकी ये हमारा दाब, ऊर्जा और कार्य जो है ये सदिश नहीं है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। देखिए संवेग सदिश राशि है, मैंने बता दिया, इसका परिमाण और दिशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। लेकिन दाब जो है ये क्या है, अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और कार्य जो है ये भी स्केलर। इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होती है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, तो दाब, ऊर्जा और कार्य जो है ये हमारी अदिश राशि है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं हमारे 47 के क्वेश्चन पे। देखिए 47 का क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मांड के विस्तार का विचार किस पर आधारित है। ब्रह्मांड के जो विस्तार का विचार है ना, ये किस पर आधारित है, आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव पे। किस पे, डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा डॉपलर प्रभाव इफेक्ट पर आधारित है। किस पे आधारित है, डॉपलर इफेक्ट या फिर डॉपलर प्रभाव कह लीजिए। डॉपलर प्रभाव उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी तरंग के स्रोत और प्रेक्षक ऑब्जर्वर के बीच सापेक्ष गति होने पर तरंग की आवृत्ति क्या होती है, या तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। ब्रह्मांड के विस्तार के संदर्भ में डॉपलर इफेक्ट का उपयोग दूरस्थ आकाशगंगाओं, गैलेक्सीज और आने वाली प्रकाश में देखने वाली रेड शिफ्ट को समझने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, जो बाकी बहुत दूर दूर गैलेक्सीज हैं या फिर रेड शिफ्ट फिनोमेना हो गए, उसके लिए करते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, हमारी आकाशगंगा क्या हमसे दूर जा रही है, और उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लंबी होती जा रही है, यानी वह लाल रंग की दिशा में खिसक रहा है।
यह रेडशिफ्ट ब्रह्मांड के विस्तार का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। और ये जो रेडशिफ्ट है ना, यह ब्रह्मांड के विस्तार का महत्वपूर्ण प्रमाण है, इसका आपको याद रखना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। प्रोबा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही न्यूज़ में रहा है, ठीक है ना, मे भी आपको एग्जाम में देखने को भी मिल जाए प्रोबा 3 मिशन पे, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रोबा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना आपको, आइए सुनते हैं। इसमें कह रहा है यह इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। बिल्कुल सही है, इसे इसरो और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सहयोग है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य भविष्य के चंद्र मिशन में सहायता के लिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी विसंगतियों का मैप करना है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा केवल एक। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको बाकी चीज़ें साफ हो जाएंगी। कथन एक तो बिल्कुल सही है कि प्रोबा 3 जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है, जिसका उद्देश्य जो है सूर्य के कोरोना, जी हाँ सूर्य से रिलेटेड है ये, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। यह एक वैश्विक अंतरिक्ष संयोग का एक उदाहरण है। यह यान 59 डिग्री झुकाव वाली अत्यधिक दीर्घवृत्तीय क्षेत्र यानी कि हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में स्थापित है। कथन 2 क्यों गलत है, देखिए इसका उद्देश्य कोरोना का अध्ययन करना, ठीक है ना, सन का जो कोरोना उसका, जो सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म होता है। साथ ही यह सूर्य से निकलने वाली सोलर फ्लेयर जो हो गई आवेशित कणों की धारा, उसको भी क्या करेगा, ये देखेगा। और सोलर विंड कहा जाता है वो भी अन्वेषण करेगा, उसके बारे में भी जानकारी जुटाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, 49 का क्वेश्चन। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी किस प्राइवेट कंपनी द्वारा स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क विकसित किया गया है। तो किस प्राइवेट कंपनी द्वारा जो स्टारलिंक सैटेलाइट है यह विकसित किया गया है, ठीक है ना, आपको बताना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन हो सकता है भाई, स्पेस एक्स, एलोन मस्क वाला स्पेस एक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा सही आंसर है 49 का डी। आइए हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं यहाँ पे, देखिए। तो स्टारलिंक एक उपग्रह नेटवर्क है जिसे निजी कंपनी स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रहों के समूह के माध्यम में वैश्विक स्तर पर उच्च गति इंटरनेट प्रदान करने के लिए किया गया। तो आपको बस ये याद रखिएगा स्टारलिंक है किसका, तो स्टारलिंक जो है स्पेस एक्स का है, ठीक है ना। ये इतना याद रखोगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। स्पेस एक्स का एलॉन मस्क, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। 50 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तुम्हारा 50 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में उनके मौलिक कार्य के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो किसे 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है, किस चीज़ में, तो कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क में उनके मौलिक कार्य के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को, याद रखिएगा, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, देखिए। तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन जो हैं, तो हॉपफील्ड और हिंटन याद रखिए, एच हॉपफील्ड और हिंटन को उनकी मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग, ठीक है ना, एमएल को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखिएगा, क्या क्या नाम है, हॉपफील्ड और हिंटन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स का 2024 का, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला सवाल यानी कि 51 का सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करने के लिए कहा गया है और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको। ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है और ये उनका उदाहरण दिया हुआ है, आपको पता करना कि किसका क्या होगा। पहला है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, तो ये जो है अल्मोनियम जो हमारा है ये एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ ये जो नियोडीमियम है ना, ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होता है। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिक पदार्थ, ये जो डायमैग्नेटिक पदार्थ क्या हो जाएगा, तो तांबा जो हमारा ये एक डायमैग्नेटिक पदार्थ होता है, तांबा जो है क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। और आया हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, जो ये क्या होता है, क्रोमियम जो हमारा ये एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो सही जवाब हमारा ए का 3 वाला यानी अल्मोनियम, तो आंसर हमारा 412 यानी कि बी हमारा आंसर है। आइए अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, देखिए। तो पैरामैग्नेटिक के बारे में कह रहा है अल्मोनियम पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ कमजोर रूप से संरेखित होते हैं, जिसमें क्या होता है, थोड़ा आकर्षण होता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक के याद रखिएगा सॉरी अल्मोनियम, पैरामैग्नेटिक का क्या होगा, अल्मोनियम। नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिक क्या है, नियोडीमियम जो है एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक, तो जैसे नियोडीमियम आयरन बोरोन चुंबक एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्रबल और अस्थायी चुंबकीयकरण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। ये किस लिए जाना जाता है, नियोडीमियम, तो प्रबल और अस्थायी चुंबकीयकरण के लिए जाना जाता है। यह फेरोमैग्नेटिक पदार्थों के लिए एक विशिष्ट विशेषता है, और यह जो है ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की एक विशिष्ट विशेषता होती है। नेक्स्ट जब आएंगे हम लोग डायमैग्नेटिक पे, तो यहाँ पे कह रहा है देखिए,
डायमैग्नेटिक, तांबा डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें कोई अपूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना, कोई भी अपूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें, जिससे इसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यह एक कमजोर विपरीत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, तो एक कमजोर और विपरीत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक हो गया हमारा तांबा। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो क्रोमियम एंटी फेरोमैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता है, जिससे पास के परमाणुओं के स्पिन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं, जिससे जो कुल चुंबकीकरण आपस में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक जो क्या है, क्रोमियम हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 52 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर से आपको क्या है, मैच द कॉलम ही दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, उपकरण का नाम है और ऊर्जा का रूपांतरण है, यानी कि किस उपकरण में ऊर्जा का रूपांतरण कैसा होता है ये आपको बताना है, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला है डायनेमो। तो ये डायनेमो के बारे में ये जो बात कही गई नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बिल्कुल सही है। तो डायनेमो का उसके सामने ही दिया हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सौर सेल। तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, याद रखिए। सौर सेल क्या करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत सेल। ये जो है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। आंसर क्या हो जाएगा, 52 का बी, याद रखिएगा 52 का बी। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। छोटा सा एक्सप्रेशन है, डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। और सौर सेल यानी कि सोलर सेल क्या करता है, यह सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इलेक्ट्रिक सेल की जब हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 53 का क्वेश्चन पे। देखिए फिर से आ गया आपके पास, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कोटि का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। और यहाँ पे देखिए भौतिक राशियाँ और इकाइयाँ दी हुई है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। 53 का देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है त्वरण, ठीक है। तो त्वरण क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण को हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। त्वरण को किसमें मापते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है ना। त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। नेक्स्ट है आवेग। आवेग किस में जाएगा, तो आवेग को न्यूटन पर सेकंड में, न्यूटन सेकंड में। आवेग को किस में, न्यूटन सेकंड में। कार्य, कार्य का तो आप सभी को पता होगा, कार्य किस में मापते हैं हम लोग, तो जूल में मापते हैं कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। और शक्ति को हम लोग मानते हैं, पावर को वाट में। पावर को किस में मानते हैं, वाट में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 53 का सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ भी हम लोग इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, और मीटर प्रति सेकंड वर्ग में मापी जाती है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम लोग मापते हैं त्वरण को। वेग में परिवर्तन की दर होती है ये। आवेग जो है बल और समय का गुणनफल होता है, जो संवेग यानी कि मोमेंटम में हुए परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आवेग जो हमारा ये क्या होता है, बल और समय का गुणनफल होता है, जो मोमेंटम यानी कि संवेग में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। न्यूटन पर सेकंड में मापा जाता है, जिसको न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और एन पॉइंट एस यानी कि न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट कार्य की बात करेंगे, तो जब किसी वस्तु का बल लगाकर उसे किसी दूर तक ले जाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में स्थानांतरित ऊर्जा कार्य को कार्य कहते हैं, ठीक है, जिसे जूल में मापा जाता है। इसमें किसे मापते हैं हम लोग, वर्क को जूल में मापते हैं, ठीक है। 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर या फिर केजी इंटू मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति की जब बात करेंगे तो शक्ति वह कार्य है जो एक निश्चित समय में किया जाता है, ठीक है। इसे वाट में मापते हैं। पावर बराबर क्या हम लोग वाट में मापते हैं, और एक वाल बराबर जूल प्रति पर सेकंड, एक वाट बराबर जूल प्रति पर सेकंड होता है, ठीक है ना, जिसको केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब यानी ये गया ना 3 तो क्यूब में मापते हैं हम लोग। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 54 का क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी FRT पर सभी के लिए उत्तरदायी AI RAI शीर्षक वाला श्वेत पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो श्वेत पत्र है किसके बारे में, फैशन रिकग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में किसने जारी किया है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया है, नीति आयोग ने जारी किया है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए नीति आयोग ने श्वेत पत्र फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT पर सभी के लिए उत्तरदायी ARI
जारी किया, RAI जारी किया। फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो है ना FRT पर सभी के लिए उत्तरदायी। RAI एक AI प्रणाली है जो जटिल एल्गोरिदम का उपयोग करके कुछ छवियों या वीडियो डेटा के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान या सत्यापन की अनुमति देता है। याद रखिएगा, नीति आयोग ने ये किया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 55 का क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द विश्वस्य किससे संबंधित था? तो हाल ही में जो चर्चा में एक वर्ड रहा, उस वर्ड का नाम है विश्वस्य। जी हाँ, ये किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से संबंधित था विश्वस्य। ठीक है, आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY ने हाल ही में विश्वस्य राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक की शुरुआत की है। तो किसने की, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MeitY ने की है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। ठीक है ना, क्या नाम है? विश्वस्य नाम है, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक है। इसमें देखिए, यह ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, ठीक है ना, प्रदान करता है, जिसमें एक भौगोलिक रूप से वितरित संरचना है जिससे विभिन्न अनुमत ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, नाम यह विश्वस्य और किसने किया है? MeitY ने इसे किया है। और यह है क्या? तो ये एक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक है। याद रखिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। 56 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 56 का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने और जीवन के संकेतों की खोज के लिए स्पेयर एक्स लॉन्च किया है? तो स्पेयर एक्स किसने लॉन्च किया, आपसे पूछा जा रहा है। याद रखिएगा, नासा ने किया। ये किसने किया है? नासा ने स्पेयर एक्स लॉन्च किया है। आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। देखिए, नासा ने स्पेक्ट्रोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्सेस अप्रोच ऑफ रिनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरेटर, जिसको स्पेयर एक्स कहते हैं हम लोग, अंतरिक्ष वेधशाला दूरबीन का लक्ष्य 3D में लाखों आकाशगंगाओं की स्थिति को दर्शाते हुए पूरे आकाश का मानचित्र बनाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? पूरे आकाशगंगा का मानचित्र बनाएगा। इसके प्रमुख उद्देश्यों से मिल्की वे आकाशगंगा में पानी और जीवन के लिए आवश्यक अणुओं की पहचान करना भी है। ठीक है ना, तथा बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के तीव्र विस्तार की जांच करना है कि बिग बैंग जो हुआ हमारा, उसके बाद ब्रह्मांड में जो विस्तार हुआ, ये हुआ कैसे, इसके बारे में भी ये पता करेगा। कौन पता करेगा? स्पेयर एक्स पता करेगा। किसने भेजा इसको नासा ने भेजा। ठीक है ना, नासा ने भेजा। चलिए हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। हमारे 57 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, यदि भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को निर्वात में समान ऊंचाई से गिरा जाए तो वे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये 68 बीपीएससी का PYQ भी है। ठीक है, तो यदि भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराया जाए तो वे, आपसे पूछा जा रहा आंसर क्या होगा? तो वे एक ही गति से गिरेगी और एक साथ जमीन से टकराएगी। जी हाँ, वैक्यूम में अगर किसी दो भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को हम लोग गिराते हैं तो वह एक ही गति से गिरेगी और एक साथ जमीन से टकराएगी। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, शून्य वातावरण वैक्यूम में जहाँ हवा नहीं होती है जो गति को धीमा कर सके, एक ही ऊंचाई से गिराए गए दो वस्तु, चाहे एक भारी हो या फिर एक हल्का हो, ठीक है ना, एक हल्की हो, एक ही गति से गिरती है और एक साथ जमीन पर पहुंचती है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण यह है कि गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक ही दर से नीचे खींचता है। ठीक है, हालांकि दोनों वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उस पर गुरुत्वाकर्षण का बल ज़्यादा लगता है, लेकिन यह अधिक बल उसे तेजी से गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी जो जड़ता है, इनर्शिया जिसे कहते हैं, भी उतनी ही अधिक होती है। इस कारण दोनों वस्तुएं क्या होंगी? एक समान गति से गिरेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। चलते हैं हमारे 58 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? देखिए, बांध में संग्रहित पानी में होती है, बांध में जो पानी संग्रहित होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो देखिए, उसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, बांध में संचित ऊर्जा में पानी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वह ऊंचाई पर स्थित होता है। जब पानी को छोड़ा जाता है तो वह क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, क्योंकि पानी नीचे की ओर क्या होता है? प्रवाहित होने लग जाता है। याद रखिएगा। ठीक है ना, 58 का आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, 59 का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। तो 59 में कह रहा है कि प्रतिबल को उस आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी पिंड पर बाहरी बल लगाए जाने पर उसके भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है। देखिए, ये जो फैक्ट है ना, बिल्कुल सही है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, ये जो हमारा है बिल्कुल सही है। तो प्रतिबल को उस आंतरिक प्रतिरोध के रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम जो किसी पिंड पर बाहरी बल लगाए जाने पर उसके भीतर प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है विकृति या आयामहीन राशि जो प्रति इकाई मूल आयाम में विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है विकृत क्या है, एक आयामहीन राशि है। विकृति जो है एक आयामहीन राशि है, ठीक है ना। डायमेंशनलेस राशि है जो प्रति इकाई मूल आयाम में विरूपण का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट हमारा किसी निर्दिष्ट पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे लगाए गए बल का परिमाण कुछ भी हो। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 59 का बी हमारा सही जवाब है। आइए हम लोग इसकी एक्सपेंशन देख लेते हैं। देखिए तो हमारा 59 नंबर कह रहा है कथन एक सही है, प्रतिबल इक्वल टू क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। यह बाहरी भार की प्रतिक्रिया में विकसित आंतरिक बल का माप है। यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई सामग्री विकृत होने या विफल होने में कितना बल झेल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है विकृति आकृति या आकार में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन का माप है। विकृति क्या होता है, तो आकार में होने वाले जो सापेक्ष परिवर्तन के माप को हम लोग क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, जैसे वृद्धि, मूल लंबाई, ठीक है। यह दर्शाता है कि कोई पदार्थ प्रतिबल स्ट्रेस के तहत कितना खींचता है या फिर कितना संकुचित होता है, ठीक है। ये क्या बताता है, हमारा विकृति बताता है। कथन 3 क्यों गलत हो गया, देखिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात केवल किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा यानी कि इलास्टिक लिमिट तक ही स्थिर रहता है, ठीक है ना। इसका जो प्रतिबल और विकृति का अनुपात को हम लोग यंग गुणांक भी कहते हैं, यंग मल्टीपल्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा यानी कि जो इलास्टिक लिमिट है तक ही स्थिर रह सकता है। इस सीमा के पार करने पर पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में प्रवेश कर जाता है, जहां प्रतिबल विकृति का संबंध रेखीय नहीं रहता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये याद कर लीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के नंबर पे। देखिए तो 60 नंबर में कह रहा है एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर दोलनों में गति कर चल रहा है, किस बिंदु पर उस द्रव्यमान की गति ऊर्जा अधिकतम होगी। देखिए एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ द्रव्यमान ऊर्ध्वाधर दोलनों में गति कर रहा है, किस बिंदु पर उस द्रव्यमान की गति ऊर्जा जो है अधिकतम होगी, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा औसत संतुलन की स्थिति पर। जी हाँ, औसत पे या फिर औसत संतुलन की जब स्थिति होगी तब जो है दोनों का क्या होगा, सामान्य हो जाएगा या फिर अधिकतम हो जाएगी, ठीक है। आइए हम लोग इसी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति में मध्य स्थिति यानी कि मीन पोजीशन पर वस्तु की गति सबसे तेज होती है। तो उसकी जो मीन पोजीशन होती है या फिर औसत गति जो होती है, औसत तो स्थिति होती है, वहाँ पर वस्तु की गति क्या होती है, सबसे तेज होती है, जिससे वहाँ गतिज ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो सबसे कम होती है। वहीं जब वस्तु किनारी बिंदुओं पर पहुंचती है यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचती है तो उसकी गति शून्य हो जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ये याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 61 के। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के उदाहरण है, यानी कि जैव उर्वरक के उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो भी सही है आपको बताना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें जो है राइबोजियम एक जैव उर्वरक है या नहीं, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा या फिर नील हरित शैवाल, ये देखिए ये सब के सब जो हैं जैव उर्वरक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब के सब जो हैं जैव उर्वरक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4। ब्लू ग्रीन अलगा भी है, राइजोम भी है, एजोटोबैक्टर भी है और माइकोराइजा भी है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जैव उर्वरक एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त जैविक निम्नीकरण उत्पाद है जिसे रासायनिक रूप से संश्लेषित नहीं किया जाता है और इसका उपयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैव उर्वरक के विभिन्न उदाहरण हैं। देखिए क्या क्या उदाहरण है इसके। पहला है राइबोजियम, फलियों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थित बैक्टीरिया है ये। एजोटोबैक्टर जो है यह मिट्टी में मुक्त रूप से रहने वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एजोटोबैक्टर क्या है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और माइकोराइजा जो है ये पौधों में फास्फोरस और पोषक तत्वों के अवशेषण को बढ़ाने वाला कवक है, ठीक है ना। माइकोराइजा क्या है, एक कवक है। और नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन अलगा जो हमारा ये एनाबेना जैसे साइनोबैक्टीरिया चावल के खेतों में नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे 62। हाल ही में किस देश ने छिन्न सक्रिय डेंगू वैक्सीन TAK-003 विकसित किया है, किसने किया ये, तो ये किया है जापान ने। किसने किया है, जापान ने ये किया है, याद रखिएगा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो टैक 003 एक छिन्न सक्रिय टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन है जिसका विकास जापान ने किया है। WHO इसकी सिफारिश उन क्षेत्रों में 6 से 16 वर्ष के आयु बच्चों के लिए करता है जहां डेंगू का प्रकोप और संक्रमण क्या है, बहुत अधिक है।
इस वैक्सीन को 2 खुराकों में लिया जाना चाहिए, जिनके बीच 3 महीनों का क्या होना अंतर होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये जो TAK-003 है किस द्वारा विकसित किया गया है? जापान के द्वारा विकसित किया गया है, और ये क्या है? डेंगू की वैक्सीन है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे 63। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमाएं डायमेंशन कार्य के समान होती है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें से किसकी जो विमा है वह कार्य के समान होगी। आंसर क्या होगा? ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कार्य और ऊर्जा की विमाएं जो है समान होती है, Ml2T-2। देखिएगा, Ml2T-2 यहाँ पे देख सकते हो। शक्ति क्या होती है? Ml2T-3 होती है, और बल की Mlt-2 और दाब की Ml-1T-2। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। और ये दोनों तो याद ही रखिएगा, कार्य और ऊर्जा की Ml2 और T-2। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 64 का। 64 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुप्रस्थ तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगों से सटीक रूप से पृथक करता है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन है जो अनुप्रस्थ तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगों से सटीक रूप से पृथक करता है? इसका सही जवाब है, अनुप्रस्थ तरंगों में कण की गति तरंग प्रसार के लंबवत होती है, और अनुदैर्ध्य तरंगों में यह समानांतर होती है। तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होती है? जो कण की गति होती है ना, यह क्या होती है? लंबवत होती है। और अनुदैर्ध्य तरंगों में यह क्या होती है? समानांतर, यानी कि पैरेलल होती है। इसे याद रखिए, यही सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों के बीच में। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कारण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन होते हैं, जैसे प्रकाश, पानी की तरंग, ये सब जो अनुप्रस्थ तरंगों में आते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंगों में कण तरंग दिशा के समानांतर कंपन करता है, जैसे हवा में ध्वनि का तरंग हो गया। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 65 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाए जाने के बाद भी अपनी चुंबकीय गुणधर्म को बनाए रखता है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप हटा भी ले तो भी अपनी चुंबकीय धर्म को बनाए रखता है? इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा आंसर? फेरोमैग्नेटिक। ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है आपसे, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाए जाने के बाद भी अपनी चुंबकीय विशेषताओं को बनाए रखते हैं। ऐसा उनके परमाणु चुंबकीय डोमेन के संरक्षण यानी कि अलाइनमेंट के लिए कारण होता है, जो क्षेत्र हटने के बाद भी बना रहता है। ठीक है ना, उनका अलाइनमेंट बना रहता है, जिससे वे अस्थायी चुंबक बन सकते हैं। डायमैग्नेटिक और पैरोमैग्नेटिक पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटने के बाद चुंबकत्व को बनाए नहीं रखते हैं, और एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ भी अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित नहीं करते। तो ये काम कौन करता है? सिर्फ फेरोमैग्नेटिक करते हैं, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मृत तृष्णा के बारे में, मिराज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। मृत तृष्णा किस परिघटना के कारण बनती है? तो मृत तृष्णा जो है ये किस परिघटना के कारण बनती है? ये वायुमंडल में तापमान प्रवणता के कारण प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, उसी के वजह से मृत तृष्णा बनती है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे यहाँ पे। देखिए, मृत तृष्णा तब बनती है जब वायुमंडल में तापमान के अंतर के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है और अपरिवर्तित होती है। जमीन के पास की हवा अधिक गर्म होती है, जबकि ऊपर की हवा क्या होती है? अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती है, रिलेटिवली ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, यह तापमान भिन्नता प्रकाश को ऊपर की ओर मोड़ देती है। इसके कारण दूर की वस्तुएं जैसे कि आकाश जमीन पर परावर्तित हुई दिखाई देती है, जिससे ऐसा भ्रम होता है कि वहाँ पानी मौजूद है। ठीक है ना, वहाँ पे आपको क्या भ्रम होगा कि वहाँ पे तो पानी मौजूद है, बट होता नहीं है। चलते हैं 67 के क्वेश्चन पे। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्टिकल फाइबर जो हमारा ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, एक मिनट यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने पढ़ा भी ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, हमने ऊपर पढ़ा भी है ये। ठीक है ना, आइए हम लोग इसे फिर से देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कुल आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब प्रकाश का एक निश्चित कोण पर फाइबर में प्रवेश करता है तो वह फाइबर के कोण के अंदर पूरी तरह परावर्तित होता है। इस प्रक्रिया से डेटा को लंबी दूरी तक बहुत कम हानि के साथ प्रेषित किया जा सकता है। तो डेटा को क्या होते हैं? बहुत दूरी तक और बहुत कम हानि के साथ हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए, इसलिए इसका इतना यूज होने लगा। अब 68 पे आते हैं। जब श्वेत प्रकाश फिल्म से होकर गुजरता है तो वह अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। यह विक्षेपण किस कारण से होता है? जब श्वेत प्रकाश जो है यह अपने क्या होता है? प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है। यह विक्षेपण किस कारण से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण होता है। किस लिए होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसके एक्सप्लेनेशन में। देखिए, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण वह अलग अलग कोणों पर अपवर्तित होता है। ठीक है,
जिसके परिणाम स्वरूप रंगों का पृथक्करण फैलाव होता है। लघु तरंग दैर्ध्य नीली बैगनी दीर्घ तरंग दैर्ध्य लाल की तुलना में अधिक अपरिवर्तित होती है। इस प्रकार दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है ना, दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 69 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ही मात्रक आपको बताना है इसमें। ठीक है ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन भी आपको करना है। ठीक है, अब बताइए लंबाई क्या होगा, मीटर है, पता है आपको। द्रव्यमान मास का क्या हो जाएगा, मास का केजी है। ठीक है ना, ऐसा यूनिट है। त्वरण का क्या हो जाएगा, त्वरण का जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और चाल का जो है मीटर पर सेकंड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, 3142 ए। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो लंबाई की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, द्रव्यमान की क्या है किलोग्राम है, त्वरण की क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और गति की क्या है मीटर प्रति सेकंड होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, तो 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन नेशनल क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, यह मिशन 2023 से 2031 तक की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। ये बिल्कुल सही बात है। तो नेशनल क्वांटम मिशन जो है 2023 से 2031 तक की अवधि के लिए किया गया है। और दूसरा जो है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। ये गलत है। ठीक है ना, ये क्या है, गलत है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, यह परमाणु प्रणालियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नोमीटर को विकसित करने पर केंद्रित होगा। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा, नेशनल क्वांटम मिशन के दिया हुआ है कि यह परमाणु प्रणालियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नोमीटर विकसित करने पर केंद्रित होगा। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कथन एक सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत जो है 6003.65 करोड़ है। यह लगभग 2023 से 2030-31 तक लागू रहेगा। इस मिशन का उद्देश्य जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रारंभ करना है, पोषित करना है और उसका विस्तार करना, साथ ही सक्रिय और नवाचार युक्त पारिस्थितिकी का तंत्र का निर्माण भी करना है। ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन का ये मिशन है। ठीक है, ये टारगेट है। नेक्स्ट, ये गलत क्यों है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य जो है प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डाई सूचना को मजबूत करना और विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, ताकि इस अत्याधुनिक क्षेत्र में भारत में वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर सके। कथन 3 कहता है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य परमाणु प्रणालियों में उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नोमीटर और सटीक समय निर्धारण, संचार एवं नेविगेशन के लिए एटोमेटिक क्लॉक परमाणु घड़ियों का विकास करना है। ठीक है ना, इसे क्या हो गया, तो एटॉमिक क्लॉक का भी विकास किया जाएगा, परमाणु घड़ी का भी विकास करेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 71 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन फाइबर की विशेषता है। ठीक है, तो आपको कार्बन फाइबर की विशेषता बताना और सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। आइए हम लोग देखते हैं 71 का। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है उच्च तान्यता शक्ति, ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो कम ताप पे चालकता, ये गलत है। उच्च संचारण प्रतिरोधकता, ये बिल्कुल सही है। और उच्च वार्षिक शक्ति अनुपात, ये बिल्कुल सही। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है ना, तो 1, 3, 4 किस में है, 71 का आंसर हो जाएगा बी। 71 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। चाहिए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं से बना होता है, जो एक लंबी श्रृंखला के रूप में आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यह फाइबर अत्यंत कठोर, मजबूत और हल्के होते हैं और इन्हें कई प्रतिक्रियाओं में बेहतरीन निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सामग्री विभिन्न प्रकार के कच्चे निर्माण घटकों में उपलब्ध होती है, जैसे कि यार्न हो गया, यूनिडायरेक्शनल एक दिशा में लेगे रेसे हो गए, विप्स हो गए बुनाई के लिए, या फिर ब्रेड्स, चोटियाँ और अन्य कई प्रकार, जिसमें आगे चलकर कंपोजिट भागों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर की विशेषताएं आपको बताया जा रहा है यहाँ पे देखिएगा। इसका भार से शक्ति अनुपात उच्च होता है, जिससे विशिष्ट शक्ति भी कहा जा सकता है। यह बहुत क्या होता है, कठोर होता है कार्बन फाइबर। यह संक्षारण प्रतिरोधी और रासायनिक रूप से स्थिर होता है। इसकी तन्यता शक्ति क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और इसकी जो उष्मा चालकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये जो कंडक्टिविटी क्या होती है, उच्च होती है, हाई होती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 72 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो 72 का क्वेश्चन कह रहा है, जब वस्तु को लेंस और उसकी फोकस दूरी के बीच रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। क्या बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, तो जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है तो लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणों की अभिसारित नहीं कर पाता है।
किरणें लेंस के उसकी तरफ स्थित बिंदु से विचलित होती है और कई हुई प्रतीत होते हैं जहाँ वस्तु होती है, जिससे क्या बनता है, एक आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, वर्चुअल बनता है, ठीक है, रियल नहीं बनता। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 73 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से यह वर्णन करता है कि लोहा उत्कृष्ट चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो सही रूप से यह वर्णन करता है कि लोहा जो है उत्कृष्ट चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है, ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसे ध्यान से। तो यहाँ पे देखो, इसके परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से संरेखित होते हैं। देखिए इसमें ये बिल्कुल सही इसका, ठीक है। तो इसके परमाणु में क्या होते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसे आसानी से संरेखित करते हैं, याद रखिएगा। आइए हम लोग इसके एक्सप्रेशन यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए, लोहा एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है क्योंकि इसके परमाणु में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये आयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट्स उत्पन्न करते हैं। लोहे में पास के परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। जब कई ऐसे परमाणु एक साथ एक ही दिशा में संरेखित होते हैं तो मिलकर चुंबकीय डोमेन बनाते हैं, जिससे लोहा एक मजबूत चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो लोहे के चुंबकीय डोमेन जो है उस क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, ठीक है। इस संरेखन के कारण ही लोहा एक मजबूत चुंबक बन पाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और लोहा क्या है, तो लोहा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। क्यों है, तो इसमें परमाणुओं में जो है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 74 का क्वेश्चन। देखिए तुम्हारा 74 का क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की गति के निर्वात में, यहाँ पे देखिए पहले तो हमारा अभिकथन है और यहाँ पे कारण है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है। प्रकाश की गति जो है निर्वात में अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है। और यह अधिक प्रकाशिक घनत्व के कारण सघन माध्यम में प्रकाश धीमा हो जाता है। ये दोनों कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। 74 का आंसर हो जाएगा ए। आइए हम लोग इसी अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, प्रकाश निर्वात में सबसे तेजी से चलता है क्योंकि वहाँ उसे रोकने वाली कोई कण नहीं होते हैं। सघन माध्यमों जैसे पानी ले लो, कांच ले लो या फिर प्रकाश कणों के साथ साथ अधिक परस्पर क्रिया करता है, जिससे उसकी गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। इस कारण जो है आर ए को सही ढंग से समझाता है। ये भगवान सही आंसर था। चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन 75 पे। देखिए क्या कह रहा है 75 का क्वेश्चन। देख, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन भी करना है, ठीक है। ये हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, सूची 1 है और सूची 2 है। यहाँ पे अवधारणा है और ये उसका उदाहरण है। आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो घूर्णी गति किसका उदाहरण, तो घूर्णी गति जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट अदिश राशि यानी कि चाल जो हमारी, ये क्या है, एक अदिश राशि। और सदिश राशि कौन हो गई, तो विस्थापन जो ये क्या है, सदिश राशि है, याद रखिएगा। और विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव, ये क्या है, विद्युत हीटर का कार्य है। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है विद्युत हीटर का कार्य। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा C4321, याद रखिएगा। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, सुमेलित युग्म इस प्रकार है। घूर्णी गति जो है ये क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है। अदिश राशि क्या है, गति जो है हमारी एक अदिश राशि है। सदिश राशि कौन है, विस्थापन जो है ये हमारी सदिश राशि है। और धारा का जो तापीय प्रभाव क्या है, विद्युत हीटर का कार्य है ये, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। आज के हमने टोटल 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग कोशिश करूंगा मैं आगे की वीडियो आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जो बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।